हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम जनरल नॉलेज के एमसीक्यू देखने वाले हैं। लगभग 20 प्रश्न होंगे जिसमें कि आपको ये ऐसे 20 प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 44 है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरओ, एआरओ, पीसीएस या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है मगध की, वज्र की, कौशल की या फिर अंग की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंपा जो थी वो अंग की राजधानी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की जो राजधानी थी वो गिरिब्रज थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद वज्जी की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। वज्र की राजधानी कौशाम्बी है। और जो कौशल है, कौशल की जो राजधानी थी दोस्तों श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती थी, ये आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो थी वो अंग की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ऑप्शन है 317 ईस्वी में, 315 ईस्वी में, 305 ईस्वी में या फिर 300 ईस्वी पूर्व में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 305 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया था। इस युद्ध के बाद जो है दोनों में संधि हो गई थी और संधि होने के बाद सेल्यूकस ने हेरात, अराकोसिया यानी जिसे कांधार कहा जाता है, काबुल का जो क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। प्रश्न नंबर 3 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, किसके शिष्य थे? ऑप्शन है अब्दुल कादिर जिलानी के, ख्वाजा अबू यूसुफ के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के या फिर ख्वाजा मौदूद के। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो शिष्य थे वो ख्वाजा उस्मान हारूनी के थे। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनके जो गुरु थे ख्वाजा उस्मान हारूनी, ये जब 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ जो भारत आए, उस समय जब इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जब युद्ध हुआ था, युद्ध के दौरान ये उससे पहले जो है गौरी के साथ में आए थे और यहीं पर राजस्थान में इन्होंने अपना स्थान जो है बना लिया था। और इनके जो पहले शिष्य थे, प्रमुख शिष्यों में से जो थे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम के थे, वो इनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ख्वाजा उस्मान हारूनी जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष है? ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, एस एन या फिर डब्ल्यू सी बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है डब्ल्यू सी बनर्जी हैं। जब 1985 में यानी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ऑप्शन है रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी या फिर चेनाब नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी जो है वो मानसरोवर के राकस ताल से निकलती है। राकस ताल से निकलती है और ये हिमालय से निकलने वाली जो है सभी नदियों को काटती है, सभी नदियों को काटती है। इसकी जो कुल लंबाई हो लगभग में 1500 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों में आपका ब्यास नदी आ जाएगी, ब्यास नदी आ जाएगी, बाष्पा नदी आ जाएगी। ये सभी जो है इनकी जो है सहायक नदियां हैं। तो इस तरीके से जो सतलज नदी है वो भारत की ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलने वाली सभी श्रेणियों को काटती है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है, यानी कौन सा इटली में पड़ता है? ऑप्शन है एपीनाइन, पेरलीज, डायनेरिक आल्पस या फिर जरा। तो जो एपीनाइन है ये आपका पर्वत श्रेणी जो है वो आपकी पड़ती है इटली में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। एपीनाइन पर्वत श्रेणी जो है वो आपका इटली में पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं? ऑप्शन है टीटीकाका झील बोलीविया पेरू के आसपास पड़ती है, उर्मिला झील जो है ईरान में है, रेंडियर झील रूस में है, अथाबास्का झील कनाडा में है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है रेंडियर झील जो है वो रूस में नहीं है। रेंडियर झील जो है वो रूस में नहीं है। कहां पर है? रेंडियर झील जो है वो कनाडा में पड़ती है, यानी इसका यहाँ पर कनाडा होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 8 है, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर। ऑप्शन बी है घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर। ऑप्शन सी है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। ऑप्शन डी है स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर जो है वो स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए जो है इस प्रक्रिया का चयन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थायी जनसंख्या संरचना को स्थिर मृत्यु दर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जनसंख्या की संरचना से ये समझता इससे जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है जनसंख्या के ढांचे से है, अर्थात जन की जनसंख्या, उसकी आयु, लिंग, जाति, धर्म, भाषा, साक्षरता आदि जो है वो इस स्थिति में आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर जो है वो स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1953 में, 1957 में, 1955 में या फिर 1959 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा 1957 में। 1957 में जो है केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा? 1 और 2, 1 और 3, 2, 3 या 4। ऑप्शन नंबर डी है 3 या 4। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है 1 और 2, यानी ऑप्शन 1 कथन 1 और कथन 2 जो है वो सही है। भारत का जो महान्यायवादी होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसमें वही सभी योग्यताएं होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं। यानी 1 और 2 सही। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं होता है। वह संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया भी नहीं जा सकता। यानी ऑप्शन नंबर कथन नंबर 1 और 2 हैं ये सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति जो है अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी कहा जाता है, इसकी नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे ही महान्यायवादी के पद पर जो है नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद जो है वो धारण करता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कथन नंबर 1 और 2 इसमें सही होंगे। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 दाल वाली तिलहनी फसल है? ऑप्शन है अलसी, मूंगफली, सूरजमुखी या फिर लोबिया। तो कौन सी है जो 2 दाल वाली फसल वाली जो है वो आपकी तिलहनी फसल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तिलहनी फसल में मूंगफली जो है वो 2 दाल वाली तिलहनी फसल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज नीति घोषित की गई थी कब? अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में या फिर अप्रैल 2003 में। तो जो सेज नीति घोषित की गई थी वो कब घोषित की गई थी? अप्रैल 2000 में। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अप्रैल 2000 में जो है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज नीति घोषित की गई थी। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? ऑप्शंस हैं लाल, पीला, नीला या फिर बैंगनी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा बैंगनी। बैंगनी जो है वो दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होती है वो बैंगनी रंग की होती है, जिसका जो मान होता है वो लगभग 4 गुणे 10 होता है लगभग में। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होती है वो लाल रंग की होती है और इसका मान जो होता है वो 7.510 होता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है क्लोरोफिल मैग्नीशियम में होती है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम में, हेमोग्लोबिन आयरन से, खाने का नमक सोडियम में और कपड़े धोने का सोडा जो होता है वो पोटेशियम होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कपड़े धोने का जो सोडा होता है वो पोटेशियम से इसका जो है
ये सुमेलित नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट जिसे Na2CO3.10H2O को कपड़ा धोने वाले जो सोडा होता है कहा जाता है, यानी वॉशिंग सोडा भी इसे कहा जाता है। वॉशिंग सोडा का उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर लेब्लांक विधि या फिर सॉल्वे विधि यानी कि अमोनिया सोडा विधि द्वारा या विद्युत विधि द्वारा किया जाता है। पोटेशियम से नहीं किया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी सभी सही ऑप्शन है। क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम से, हीमोग्लोबिन आयरन से, और खाने का नमक जो है सोडियम से बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6 या विटामिन B2। किसमें कोबाल्ट होता है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन B12 में, जिसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। इसका जो होता है रासायनिक नाम होता है, और यह जल में घुलनशील भी होती है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु जो है वो पाई जाती है। मानव शरीर में यह विटामिन लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी की परिपक्वता हेतु आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण भी करती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाई जाती है। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, कैसे जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है? चार ऑप्शन हैं। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति में भिन्नता, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी जो है जैव विविधता को परिभाषित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली या पालतू जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियों की जो बहुलता होती है उसे जैव विविधता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किसे समर्पित है गुरु पूर्णिमा पर्व? ऑप्शन है व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को, या फिर भृगु को। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यास को। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे जीके के प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।